नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं RS चाक्यवार सर, उप संचालक कृषि विभाग ग्वालियर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। धन्यवाद। और कई बार कृषि को लेकर बहुत सारे सवाल हमारे और आपके मन में उठते हैं, जो आज हम सर से जानने वाले हैं। सर, हम इन बातों पे चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी सर, जीवन में हम लोग कहीं ना कहीं से टर्निंग पॉइंट आता है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे में आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आने की शुरुआत कैसे हुई? वास्तव में बेसिकली हम एग्रीकल्चर से ही ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। 10th और 12th में जो है ना हम लोगों ने साइंस को पढ़ा और 12th में मुझे ऐसा लगा, लोगों से मैंने चर्चा की अपने साथियों से, क्योंकि उस समय जो ना मेन फोकस ये था कि हमें पढ़ाई के बाद जॉब मिल जाए। तो लोगों का ये कहना था कि एग्रीकल्चर यदि आप लेंगे, एग्रीकल्चर साइड पढ़ेंगे तो आपको नौकरी जल्दी मिल जाएगी जी। तो हमने फिर एग्रीकल्चर को प्रेफर किया और फिर आगे बढ़ते गए। फिर हमने जो ना ग्रेजुएशन किया, BSc एग्रीकल्चर किया, फिर MSc एग्रीकल्चर किया। और बिल्कुल जैसा लोगों ने कहा था कि आप कृषि को पढ़ोगे, एग्रीकल्चर को पढ़ोगे तो आपको जॉब जल्दी मिलेगी। तो मेरी MSc एग्रीकल्चर कंप्लीट नहीं हुई और मुझे जॉब मिली। तो इसके बाद जो ना जॉब का जो सिलसिला हमारा शुरू हुआ, वो ये इस समय वर्तमान में जिस जॉब में मैं हूँ जी, ये हमारी जो ना 6वीं जॉब है। इससे पहले 5 जो जॉब थी उनको मैं रिजाइन करके फिर 6वीं में यहाँ पे आया हूँ। तो चूंकि बेसिक चीज जो हमारा ग्राउंड था एग्रीकल्चर था, और वैसे भी भारत कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चर का स्कोप था, उस समय भी था, आज भी है। तो मैंने एग्रीकल्चर को इसलिए प्रेफर किया और आज हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं। और वाकई में सर, आपके हौसले और हिम्मत दोनों को सलाम है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की जहाँ बात होती है वहाँ आपका पेशेंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जैसा कि सर ने बताया, वो इससे पहले 5 जॉब्स रिजाइन करके इस बार 6वीं बार सर अपनी सेवाएं दे रहे हैं कृषि विभाग में। तो सर, ऐसे अगर हम बात करना, अगर चर्चा करें कृषि पर, तो जैसे कि आप आत्मा के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं सर, ऐसे में मैं जानना चाहूंगी सर, आत्मा क्या है? ये जो ना केंद्र सरकार से केंद्र प्रवर्तित एक योजना है जी, जिसको जो ना एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी के नाम से जाना जाता है। और आत्मा एक्चुअली देखा जाए तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आत्मा जो ना एक अम्ब्रेला है, एक जो ना छाता है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वेटनरी, फिशरीज, एलाइड डिपार्टमेंट है जो एग्रीकल्चर से, उनके बारे में ट्रेनिंग, उनकी जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, और किसानों को टूर और विजिट के द्वारा जी, कैसे जो ना हम जो ना उनको किसानों को ट्रेन कर पाए, अवगत करा पाए, और साथ ही हम किसानों के यहाँ एलाइड डिपार्टमेंट के साथ कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी डालते हैं, ताकि जो नई टेक्नोलॉजी है उसको हम किसानों तक पहुंचा पाए। तो इस तरीके से हम आत्मा को डिफाइन कर सकते हैं कि 4, 5, 6 जो डिपार्टमेंट हैं कृषि और कृषि से संबंधित, उनके बारे में टेक्नोलॉजी जो ना किसानों तक पहुंचे, उसको हम ट्रांसफर कर पाए। प्रमुख रूप से प्रदर्शन, कृषक प्रशिक्षण, कृषक भ्रमण, और इवन जो ना हम लोग जो ना इन डिपार्टमेंट में जो अच्छे किसान हैं, आत्मा योजना के अंतर्गत हम जो कृषि से संबंधित अच्छे किसान हैं, वेटनरी से संबंधित जो अच्छे किसान हैं, हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो अच्छे किसान हैं, फिशरीज से संबंधित जो अच्छे किसान हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं जी, और फार्म मैकेनाइजेशन जो कि कृषि यंत्रीकरण है, उसमें भी जो किसान अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हम ब्लॉक लेवल पे पुरस्कार देते हैं, बेस्ट जो ना फार्मर्स के रूप में, और ये पर ईयर हम देते हैं। तो आत्मा योजना के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जिसमें जो ना किसानों को हम नई तकनीकी से अवगत कराते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं ये पुरस्कार दे करके। जी। और जैसे कि भारत कृषि प्रधान देश है, और इसी देश में जब अन्नदाताओं को प्रोत्साहन मिले तो डेफिनेटली उनका हौसला दुगना हो जाता है। और कुछ इस तरीके के डिपार्टमेंट जब वर्क करते हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, कि जिन व्यक्ति को कुछ पता भी नहीं है किसी स्कीम्स के बारे में या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में, जब ऐसे अधिकारी, ऐसे लोग, इनकी टीम जब ग्राउंड लेवल पर वर्क करती है तो डेफिनेटली एक ड्रास्टिक चेंज आता ही आता है। और वही चेंज हम और आपसे शुरू होता है, हम और आप उस चेंज के साथी हैं। तो
सपना आपसे यही कहे कि जब भी आपको मौका मिले तो एक बार भारत की कृषि को पढ़िए, देखिए और समझिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत है हमारा देश और उतनी ही खूबसूरत है हमारे यहाँ की कृषि। सर, अब मैं बात करूँ आत्महत्या को लेके, अभी हमने जाना, लेकिन किसानों की सर बात कर रहे हैं हम, तो ऐसे में मैं जानना चाहूंगी सर, किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार ने लॉन्च की हैं? कृषि विभाग से बहुत सारी योजनाएं किसानों के हित में चलाई जा रही हैं और मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ तो योजनाएं जो केंद्र प्रवर्तित हैं, जिसमें केंद्र शासन का और राज्य शासन के सहयोग से जो चलती हैं, कुछ जो ना प्योरली स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, पर मोस्टली जो योजनाएं हैं वो केंद्र प्रवर्तित योजनाएं हैं जो कि कृषि विभाग में संचालित हो रही हैं। और सभी योजनाओं का एक ही उद्देश्य है कि किसानों की पैदावार बढ़े, उनकी आय बढ़े, उनकी इनकम बढ़े जी। इसके अलावा विभाग सारा का सारा जो विभाग है वो इसी जो है ना सिद्धांत पे काम कर रहा है कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरे, उनकी आय में वृद्धि हो। बहुत सारी योजनाएं यदि हम उदाहरण के रूप में आपको बताएं जी। तो जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, जिसमें जो ना ये दलहन के नाम से बताते हैं इसको, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन। इसमें क्या होता है ना कि हम बीज का उत्पादन भी करते हैं, किसानों को हम अनुदान भी देते हैं, फिर जो ना हम बीज प्रमाणित बीज का वितरण भी करते हैं ताकि अच्छा बीज किसानों के पास पहुंचे और पैदावार बढ़े। इसके बाद हम उनके किसानों के यहाँ प्रदर्शन भी डालते हैं। प्रदर्शन इसलिए डालते हैं, 1 हेक्टेयर का प्रदर्शन रहता है, इम्प्रूव वैरायटी का सीड हम देते हैं और फिर वो प्रदर्शन वहाँ डालते हैं ताकि जिस किसान के यहाँ वो प्रदर्शन हम डालते हैं उसको फुल पैकेज आप प्रैक्टिस के आधार पर हम उसको कंडक्ट करवाते हैं। और फिर जो है एक कंट्रोल प्लाट रखते हैं, प्रदर्शन का प्लॉट और उसके साइड में कंट्रोल प्लाट, मतलब किसान जिस स्थिति में और जैसे खेती कर रहा है वो कंट्रोल प्लाट में करे और हम जो प्रदर्शन डालते हैं उसमें फुल पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के अनुसार जो वैज्ञानिक अनुशंसाएं हैं उसके आधार पे हम जो ना उस डेमोन्स्ट्रेशन को डालते हैं हमारे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके सहयोग से। और फिर हम जो ना अंतर देखते हैं, उसमें डिफरेंस देखते हैं कि क्या अंतर आया इसमें प्रोडक्शन में, और हर स्टेजेस पे उसकी स्टडी की जाती है कि कितना इसमें खाद डाला, कब इसमें बोनी की हमने, कब इरिगेशन किया, यदि कोई कीड़ा बीमारी आया तो हमने कब प्लांट प्रोटेक्शन मेजर को अपनाया। तो इस तरीके से हम दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करते हैं और किसान को ये बताते हैं कि देखिए यदि आप फुल पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के हिसाब से वैज्ञानिक ढंग से यदि हम वैज्ञानिकों की जो अनुशंसाएं हैं उसके आधार पर यदि हम खेती करेंगे तो आपको ये लाभ होगा, यदि आप अपने तरीके से खेती कर रहे हैं तो आपको इतना कम लाभ होगा। ये एक्चुअली जो ना हम कंपेरिजन करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन को डाल करके, तो ये हम डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं। फिर इस योजना में हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं, जगह जगह पे किसानों को ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग में बताते हैं कि दलहनी फसलें जो हमारी हैं, चाहे वो अरहर की फसल हो खरीफ में, चाहे फिर मूंग की फसल हो या फिर रबी में आपका चने की फसल हो, ये किस प्रकार से इनकी खेती की जाए इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। यदि इसमें कोई कीड़ा बीमारी का प्रकोप हो तो हम उसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, तो इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम लोग रखते हैं। बहुत सारे कंपोनेंट हैं हर योजना में, जैसे आपका स्प्रिंकलर है, पाइपलाइन है, इस पे भी किसान को हम सब्सिडी देते हैं। स्प्रिंकलर यदि किसान को लेना हो तो हम उसमें भी सब्सिडी देते हैं इन योजनाओं के तहत। पाइपलाइन में यदि किसान को पाइपलाइन चाहिए तो उसमें भी सब्सिडी हम देते हैं। तो बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो इस योजना के अंतर्गत हम लोग किसानों के यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। वैसे ही ये मैंने दलहन की बात की, वैसे ही तिलहन की भी योजना है जी, जिसको नूप बोलते हैं हम लोग, राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना। उसमें तिलहनी फसलों के बारे में हम काम करते हैं। सेम कंपोनेंट है जो मैंने अभी बात की, यही कंपोनेंट है उसमें भी, कि उसमें भी हम प्रमाणित बीज का वितरण करते हैं, हम प्रदर्शन को डालते हैं, हम माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी यूज करते हैं, किसानों को देते हैं सब्सिडी पे, हम स्प्रिंकलर पाइपलाइन भी किसानों को देते हैं। इसके साथ ही हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इस योजना में करते हैं। फार्मर्स डे भी करते हैं, हम किसानों के खेतों में जाके साइंटिस्ट को ले जाके एक बार विजिट भी कराते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट में, अब इन सारे कंपोनेंट का उद्देश्य केवल एक ही है कि किसान की पैदावार बढ़े जी। ये 2 योजनाएं मैंने बताई। इसके बाद जो है ना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना भी है। इसमें जैसे किसानों को हम, हमारे यहाँ जो सोसाइटीज कुछ बनी हुई है जो कि बीज उत्पादन का काम करती हैं जी, उनको हम संस्थाओं से ब्रीडर सीड देते हैं। डिपार्टमेंट उनको 100% सब्सिडी पे ब्रीडर सीड देता है। ब्रीडर सीड के बाद फिर वो जो अपने खेतों में लगाते हैं तो उससे फाउंडेशन निकलता है। फाउंडेशन को फिर से वो लगाते हैं, फाउंडेशन भी किसान को दे सकते हैं। यदि फाउंडेशन फिर से लगाते हैं तो फिर वो सर्टिफाइड बनता है और वो सर्टिफाइड सीड हम किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उद्देश्य ये रहता है कि यदि हम अच्छा बीज बोएंगे तो 10% जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी यदि हम सीड को रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है, विभाग का उद्देश्य ये रहता है कि कम से कम एटलीस्ट जो ना किसान 3 साल में अपना नया बीज इस्तेमाल करें।
यदि वो जो ना पहली साल नहीं कर सकता तो दूसरी साल कर ले, दूसरी साल नहीं करता तो 3 साल में वो बीज को बदल दे। तो बीज बदलेगा कैसे, जब बीज किसान के पास अच्छा होगा। तो इसलिए हम जो ना सोसाइटीज को बीडर सीड देते हैं, सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम जो लेते हैं, बीज निगम को हम देते हैं, 100% सब्सिडी पे देते हैं। वो अपने यहाँ खेतों में सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम देते हैं और फिर हम उनको योजनाओं में, जो हमारी योजना जो मैंने आपको बताई, दलहन है, तिलहन है, 20 ग्राम है जी, इनमें हम उनको बीज को लेते हैं उन सोसाइटी से जिन्होंने प्रोडक्शन किया है और फिर हम उनको किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं योजनाओं में। योजना के अंतर्गत उनको अनुदान देते हैं, सस्ते में उनको देते हैं ताकि किसानों के पास बीज अच्छा पहुंचे और वो अपने खेत में लगाएं और प्रोडक्शन उनका बढ़े जी। ये भी एक योजना है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है एक नलकूप खनन की भी योजना है। यदि किसान नलकूप खनन कराना चाहता है तो हम जो है 40,000 रुपये उसको अनुदान देते हैं एक नलकूप पे, 15,000 हम जो है ना उस पर 25,000 उस पर देते हैं हम खनन पे जी, और जो है ना 15,000 जो है ना उसके पंप पे देते हैं। तो एक ये भी योजना है। इसके अलावा आजकल जो ना अभी लेटेस्ट जो ना, हालांकि योजनाएं पहले से चल रही है पर अभी जो ना गवर्नमेंट ने फोकस किया है 2 योजनाएं जी। एक तो परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना अभी आई है और इसमें जो ना क्या है ना कि ग्वालियर जिले में एक एजेंसी काम करेगी इसको, जिसको जो ना हमने उससे जो ना अंडरटेकिंग ली है और एग्रीमेंट साइन किया है अभी 12 दिसंबर को, और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। पूरे जिले में इन्होंने जो ना हर ब्लॉक में 4 क्लस्टर बनाए हैं जी, मतलब जिसमें मुरार को छोड़ा है, बाकी जो है आपका घाटी गांव में 2 क्लस्टर, टबरा में 1 क्लस्टर और एक जो ना भितरवाड़ में। इसके बाद से 2000 हेक्टेयर का इनको टारगेट मिला है। परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत परंपरागत रूप से ये खेती कराएंगे किसानों से, मतलब उसमें रासायनिक खाद का उपयोग, पेस्टिसाइड का उपयोग बिल्कुल नहीं होगा। ये जो है जैविक प्रोडक्ट निकलेगा जो भी फसल किसान लगाएंगे जी। इस पे भी वर्क शुरू कर दिया है। एक योजना और है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। मतलब इसका उद्देश्य ये है कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब यदि आप 1 बूंद का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादन हो। अब पर ड्रॉप मोर क्रॉप का प्रधानमंत्री जी का सिद्धांत है कि बूंद बूंद से जो ना ज्यादा से ज्यादा फसल उपयोग मतलब पैदा करवा। इसमें भी 2 घटक हैं, एक तो स्प्रिंकलर है और एक ड्रिप है। ड्रिप इरिगेशन को जो ना किसान भाई समझते हैं, हालांकि ग्वालियर में उपयोग कम हो रहा है इसका। कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में कुछ किसानों ने किया है, पर जो सीरियल्स क्रॉप्स हैं या पल्स क्रॉप्स हैं उनमें उपयोग नहीं हुआ है। लेकिन ये ड्रिप बहुत अच्छी चीज है। बूंद बूंद करके जो ना किसानों पौधों की जड़ में ये पानी जाता है और कम पानी में ज्यादा से ज्यादा एरिया में हम जो है इसकी जो है फसल उत्पादन कर सकते हैं। तो इसमें भी जो ना इस योजना में भी हम लोग स्प्रिंकलर और ड्रिप में अनुदान देते हैं जी। ये भी एक योजना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अब ये जो ना काफी सालों से संचालित है जिले में, और खरीफ और रबी मौसम में जो भी हमारी फसलें होती है उनमें जो ना बीमा कवरेज के लिए भारत सरकार से ये योजना क्रियान्वित की जा रही है। और उसमें जो भी अधिसूचित फसलें हैं ग्वालियर में, जो शासन से अधिसूचना जारी होने के बाद फसलें अधिसूचित होती हैं, और इनमें भी किसान भाइयों को जब कभी कोई जो ना अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है या प्राकृतिक आपदा आती है, तो यदि किसान हमारे बीमित रहते हैं तो उनका जोखिम जो ना वो ये योजना पूरा करती है और बीमा योजना का लाभ किसानों को मिलता है जी। अभी रबी में भी बहुत सारे किसानों ने बीमा कराया है। 2 तरह के किसानों का बीमा होता है, एक तो ऋणी होते हैं और एक अऋणी होते हैं। अऋणी किसानों की संख्या थोड़ा कम रहती है, कम बीमा होते हैं, और ऋणी किसानों के बीमा की संख्या ज्यादा रहती है। इसमें जो ना सरकार ने अब ये भी ऑप्शन दे दिया है कि भाई किसान, ये स्वैच्छिक है योजना, किसान चाहे तो इसको कराए और यदि नहीं चाहता है तो ना कराए। लेकिन उनको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ता है बैंक में कि हम जो है ना कराने के इच्छुक हैं, अदरवाइज हम नहीं कराने के इच्छुक हैं जी। तो ये बीमा भी बहुत ये योजना भी बहुत लाभदायी है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने विगत वर्षों में जो भी किसानों के क्लेम थे उनको निपटाया है और बहुत सारा पैसा किसानों को भुगतान किया है जी। ये भी योजना है। एक और योजना है राज्य मिलेट मिशन। जैसा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष जो ना मिलेट वर्ष घोषित किया था, अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया था। तो मिलेट फसलों को प्रोत्साहन देना, मिलेट फसलों का उत्पादन करना और उनका जो ना हमारी जो
हमारी जो जनता है, हमारे जो लोग हैं, उनकी डाइट में शामिल कराना ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो मिलेट्स क्रॉप्स है ना, मिलेट्स जो फसलें हैं, उनमें जो ना न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत अच्छी होती है और बहुत सारी बीमारियों को ये कंट्रोल करते हैं जी। तो अपनी डाइट में, अपने भोजन में मिलेट जो ना को लाना, जिसको कहते हैं ना कि मल्टीग्रेन आटा आजकल लोग यूज कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये मिलेट फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए एक योजना है। इसमें हम किसानों को अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराते हैं, फिर हम लोग इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखते हैं, किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। टूर का भी इसमें प्रोविजन है। जो किसान मिलेट फसलों को उत्पादन करते हैं, वो यदि बाहर जाके कहीं देखना चाहें कि कैसे किसान अच्छा उत्पादन ले रहे हैं बाहर जाके मिलेट फसलों का, तो हम टूर भी कराते हैं। हम मिलेट्स जो ना के संबंध में रोड शो भी कराते हैं। इसमें मिलेट मेला भी कराने का आयोजन, मतलब प्रोविजन इसमें है, वो हम आगे चल के इसमें कराएंगे, ताकि जो ना ये हो, जनता में एक संदेश जाए, किसानों में संदेश जाए कि जो हमारी मिलेट क्रॉप्स हैं, जैसे ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोदो है, कुटकी है, ये मिलेट्स हैं, तो ये किसान भाई पैदा करें। क्योंकि अब हमारे यहाँ ग्वालियर में क्या होता है कि खरीफ में आप देखिए तो किसान धान लगाता है, ज्वार लगाता है, बाजरा लगाता है, तिली लगाता है, उड़द लगाता है, मूंग लगाता है, और रबी में गेहूं लगाता है, सरसों लगाता है। ये जो ना मेजर क्रॉप है यहाँ की। ग्वालियर जिले में मिलेट का एरिया खरीफ में थोड़ा बहुत है, बाकी जो ना वो भी ट्रेडिशनल जो ज्वार बाजरा है जी। कोदो कुटकी रागी का कोई एरिया नहीं है। बिल्कुल। तो हमारी योजना ये प्रोत्साहित करती है किसानों को कि इन जो ना जो मिलेट्स हैं, इन फसलों का भी हमारे किसान भाई उत्पादन करें। और यदि उत्पादन होगा तो निश्चित रूप से मार्केट में आएगा, और मार्केट में आएगा तो हमारी डाइट में भी वो शामिल हो जाएगा, और हम स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और कम से कम कुपोषण से थोड़ा सा बचेंगे। बिल्कुल। और हेल्थ इज वेल्थ। और याद रखिए, जैसे कि सर ने बहुत सारी योजनाएं हमें बताई, और उनके साथ सबसे अच्छी चीज निकल कर आई कि अगर आप आर्थिक रूप से भी कहीं किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, तो इस योजनाओं के तहत आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और आपको मदद लेनी चाहिए कृषि विभाग की, तो आप नजदीकी किसी भी सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ जो लोग मौजूद होंगे वो आपको आगे की सारी जानकारी प्रोवाइड करा देंगे। तो कल्पना आपसे यही कहेगी, घबराइए मत, परेशान मत होइए। सरकार ने बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो आपके लिए निकाली हुई हैं। बस जरूरत है आपको आगे जाकर उन फैसिलिटीज को जानने की, और अपनी जो लाइफस्टाइल है या फिर आप आगे जो भी फसल ग्रो करने वाले हैं उसके लिए पूरी जानकारी लीजिए। सेंटर पर जाइए, और आप उसके साथ कोई नया वेरिएशन कुछ लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके साथ भी ट्राई कीजिए। सर, हम बात कर रहे हैं खेती किसानी की, जी जी। और जैसा कि समय बदल रहा है सर, और बदलते समय में टेक्नोलॉजी ने एक इम्पोर्टेंट रोल हर फील्ड में दिखाया है। सो मैं जानना चाहूंगी सर, खेती को आधुनिक बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले एक योजना और मैं किसान भाइयों को बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। सॉइल टेस्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, मिट्टी परीक्षण जी। क्योंकि जब तक मिट्टी की सेहत अच्छी नहीं होगी ना, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, पैदावार अच्छी नहीं होगी, फसल जो ना ग्रो नहीं करेगी। तो हम लोगों ने जो ना मिट्टी परीक्षण की व्यवस्था भी रखी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लैब हम लोग संचालित कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम हर ब्लॉक पे जो हमारी लैब्स बनी हुई हैं उनको हम जो ना युवा उद्यमी को सौंप रहे हैं, ताकि वहाँ भी मिट्टी परीक्षण का कार्य जो है ना किसानों को आसानी से अपने जो ना नजदीकी जगह पे जी मिल सके, और वो मिट्टी की जांच करा सकें। मिट्टी की जांच से मिट्टी की जो ना जो भौतिक स्थिति है उसका तो पता लगता ही है, साथ ही उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट है और किस किस क्वांटिटी में है ये पता लगता है, ताकि हम जो आगामी फसल लगा रहे हैं उसमें हमें कौन कौन से तत्व की आवश्यकता है, कहीं हम आवश्यकता से अधिक तो न्यूट्रिएंट नहीं डाल रहे हैं। देखा जाए तो हमें और किसान भाइयों को मिट्टी परीक्षण अवश्य कराना चाहिए, और इसकी सुविधा शासन स्तर पे जिले में उन्होंने कर रखी है। तो इस पे भी आना चाहिए कि मिट्टी परीक्षण जो ना वो कराएं, और उसके आधार पे ही जो ना संतुलित मात्रा में जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका उपयोग वो अपनी फसल में करें। जी। जहाँ तक जो ना आपने बताया कि क्या जो ना कृषि में जो ना नई चीजें जी वर्तमान में जो ना हो रही हैं, तो सबसे पहली चीज तो ये मैं बताऊंगा आपको कि आपने ये महसूस किया होगा कि बहुत समय पहले हमारे जो पूर्वज थे वो हल बैल से खेती करते थे, बिल्कुल, है ना। बैलगाड़ी का उपयोग होता था, बैलों का उपयोग होता था, और इसके बाद जो है ना फिर धीरे धीरे खेती में मैकेनाइजेशन आया, यंत्रीकरण आया, और आज ये स्थिति है कि मोस्टली जो काम है, अधिकांश जो काम है खेती के, वो यंत्रों से ही हो रहे हैं। बिल्कुल। ग्वालियर जिले में सबसे बड़ी समस्या ये है कि खरीफ में धान
और रबी में गेहूं। धान जब हम लगाते हैं तो उसका जब कटाई करते हैं तो उसकी पराली निकलती है। अब ये पराली जो ना किसान क्या करते हैं, आग लगाते हैं। पराली जलाने से पॉल्यूशन होता है। बिल्कुल। आप जो ना आज आए दिन सुनते होंगे कि वो दिल्ली में जो ना हरियाणा की पराली जलाने से पॉल्यूशन हो गया। जी। वो जो ना पॉल्यूशन, वो धुआं ग्वालियर में भी धीरे धीरे आ गया। तो ये जो पराली जलाने वाला काम है, चाहे वो धान की पराली का हो, चाहे फिर वो रबी में गेहूं की पराली का हो, गेहूं की जो ना नरवाई का हो, जी। ये नरवाई प्रबंधन पे हम लोग जो ना बहुत, प्रशासन पूरा स्ट्रिक्ट है बहुत। हम लोगों ने जो ना कलेक्टर मैम के माध्यम से एक आदेश भी जारी किया हुआ है कि किसान भाई नरवाई ना जलाएं। और इस साल तो करीब 10-12 किसानों को फाइन भी हुआ है कि उन्होंने नरवाई जलाते हुए हम लोगों ने देखा, तो जिला प्रशासन ने उनके ऊपर फाइन भी किया है। हम लोगों ने कृषि विभाग ने ये किया है नरवाई प्रबंधन में कि एक जो ना यंत्र होता है सुपर सीडर, और दूसरा एक यंत्र होता है हैप्पी सीडर। सुपर सीडर और हैप्पी सीडर से हम लोगों ने इस साल करीब 1200 एकड़ में, ग्वालियर जिले में 1200 एकड़ में नरवाई प्रबंधन को करके और डायरेक्ट जो ना हमने सीडिंग कराई है गेहूं की और चने की। उसमें जो ना नरवाई किसानों ने जलाया नहीं है, बल्कि नरवाई को खेत में रहने दिया और सुपर सीडर को चला करके उसमें एक साथ नरवाई को जो ना मिट्टी में वो दबा देता है, खेत में दबा देता है, और इसके बाद सीधे पीछे से जो ना सोइंग होती है गेहूं की या चने की, जिसकी भी कराना है, और सीधा जो ना डायरेक्ट सोइंग जो ना उससे सुपर सीडर से और हैप्पी सीडर से हो जाती है। उसमें नरवाई को जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये नरवाई प्रबंधन पे काम जिले में हमने किया है इस बार नया, फर्स्ट टाइम किया है। ये जो ना एक एडवांस कल्टीवेशन हो सकती है, एडवांस खेती एक हो सकती है। नंबर 2 जी, जिले में मतलब हजारों हेक्टेयर में ड्रोन से, जो ड्रोन आजकल जो ना ड्रोन टेक्नोलॉजी जो आई है जी, हमने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का खरीफ में भी और अभी रबी में गेहूं में स्प्रे करवाया है। नैनो यूरिया और नैनो, यहाँ पे जो ना ग्वालियर जिले में 7 ड्रोन आए हैं, जो ना ड्रोन दीदी भी है यहाँ पे। एक जो ना मोहना की लड़की है निदा अख्तर जी, उसने जो ना अभी वो इस समय आज की डेट में यदि मैं बात करूँ तो शिवपुरी में गेहूं में जो ना वो नैनो यूरिया का स्प्रे कर रही है लड़की एक। उसको जो ना माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित भी कर चुके हैं। तो नई टेक्नोलॉजी में अब जो ना किसान ड्रोन से यूरिया का स्प्रे, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, इसके अलावा जो ना कोई यदि कीड़ा बीमारी लगी है तो पेस्टिसाइड, या फिर जो ना और भी अन्य चीज़ों का जो ना स्प्रे हमारे किसान भाई अब कर रहे हैं ग्वालियर जिले में। जी, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि जो ना नई टेक्नोलॉजी में आ रही हैं, चाहे वो नरवाई प्रबंधन की बात हो या फिर नैनो यूरिया का ड्रोन से स्प्रे हो। स्मार्ट कल्टीवेशन में आता है, ये स्मार्ट एग्रीकल्चर में आता है। इसके अलावा फिर जो ना एग्रो फॉरेस्ट्री भी है। एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा जो ना एक प्रिंसिपल है। किसान जो ना आजकल क्या कर रहा है कि वो मैंने बताया ना कि आप किसान केवल एक फसल लेता है, लेकिन एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत क्या है कि किसान ऐसे प्लांट भी लगा सकता है। मतलब यदि आप जो है ना कहते हैं ना कि किसानों की जो ना इनकम को डबल करना है जी, तो फिर क्या करोगे आप? डबल केवल जो ना धान उत्पादन से तो नहीं होगा। कृषि में वास्तव में किसान तो वही किसान है जो फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी कर रहा है, मछली पालन भी कर रहा है, सब्जी उत्पादन कर रहा है, फूलों का उत्पादन कर रहा है, फलों का उत्पादन कर रहा है, मधुमक्खी पालन कर रहा है, मशरूम का उत्पादन कर रहा है। ये सारी एक्टिविटी जब तक किसान नहीं करेगा तब तक वो संपूर्ण रूप से किसान नहीं कहलाएगा। यदि एक किसान यदि बाजार से फूल गोभी खरीद के और अपने बच्चों को खिलाता है तो वो किसान नहीं है। यदि वो किसान अमरूद बाजार से खरीद के यदि जो है ना वो अपने बच्चों को खिला रहा है ना गांव में, तो फिर उसको किसान नहीं कह सकते। किसान के पास तो सब होना चाहिए, उसके पास फल भी होना चाहिए खुद के, उसके पास सब्जी भी होना चाहिए, उसके पास मसाले भी होना चाहिए, उसके पास मिर्ची भी होना चाहिए, उसके पास धनिया भी होना चाहिए, क्योंकि वो खेती है ना, वो तो किसान है। उसके पास दूध भी होना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसे किसान देखे हैं, जब मैं गाँव में जाता हूँ तो जब उनके घर पे बैठता हूँ तो उनके पास दूध ही नहीं होता, क्योंकि वो पशुपालन नहीं कर रहे हैं, वो तो जो ना यंत्रों से खेती कर रहे हैं। खेती और पशुपालन इसका चोली दामन का साथ है। यदि आप खेती करोगे तो पशुओं से जो आपको मिलेगा ना वो आपके खेती के काम आएगा, और जो खेती में मिलेगा वो पशुओं के काम आएगा। इसलिए तो हमारे पुराने पूर्वज कहते थे ना कि पशुपालन बहुत आवश्यक है, और हमें एक ना एक दिन पशुपालन पे आना ही पड़ेगा। ये जो है ना, क्योंकि आप खेती करोगे मशीनों से करोगे,
20-20 कुंटल की मशीन आपके खेत में चल रही है, आप देखेंगे कि एक हार्ड स्पान बन गया है खेत में। बरसात का पानी जमीन के अंदर नहीं जा रहा है, वो बह के निकल रहा है। बिल्कुल। और जब बह के निकलेगा जमीन के अंदर नहीं जाएगा, इसलिए हम प्रमोट करते हैं कि समर प्लाइंग करो, आप गर्मी की जुताई करो, और वो भी जो मिट्टी पलटने वाला हाल है उससे करो। कुछ किसान करते भी हैं, तो इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि गर्मी में गहरी जुताई करो, ताकि बरसात का जो पानी है वो अंदर तक जाए। क्योंकि आपके खेत में तो 50-50 कुंटल की मशीन चल रही है ना, हार्वेस्टर चल रहा है, वो आपका खेत तो बिल्कुल जो ना नीचे जो ना एक हार्ड पान बन गई है, एक हार्ड सतह बन गई है, उसके नीचे पानी जा ही नहीं पा रहा है, अंदर तक अवशोषित हो ही नहीं पा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, हमने खेत में ऑर्गेनिक मैटर डालना बंद कर दिया। हमारे खेत में जो होता है ना, हम उसको जला रहे हैं ना, जानवर से जो गोबर हो रहा है उसको हम कंडा बना रहे हैं, उसको जला रहे हैं, भोजन में यूज कर रहे हैं, हम उससे खाद नहीं बना रहे। और यदि हम खाद बना रहे हैं तो गांव के किनारे जो घूरा है ना, घूरा जिसमें पॉलीथीन भी डली है, उसमें कंकड़ पत्थर भी डले हैं और खुले में पड़ा हुआ है, तो हम घूरे का मैनेजमेंट भी नहीं कर रहे हैं, ताकि वो जो खाद, गोबर की जो खाद है या घूरे की जो खाद है, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट हो फसल के लिए, तो वो भी हम तरीका सही नहीं अपना रहे। कुल मिला के ये है कि हम जब खेत में पर्याप्त ऑर्गेनिक मैटर को डालेंगे, जीवाश्म पदार्थ को डालेंगे, तब जो है ना उसमें वाटर को सोखने की क्षमता जो है ना वो बढ़ेगी, एब्जॉर्प्शन की जो क्षमता बढ़ेगी, और मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी जब जमीन में बढ़ेगी, तो हमारी फसलें जो है ना सूखा को भी सहन कर पाएंगी, पानी को भी अवशोषित करेंगी। काफी दिनों तक यदि वर्षा नहीं होती है तो उन पर कोई असर विपरीत नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं जो खेती में कहते हैं कि जो ना जो छोटी छोटी तकनीक है उनको किसानों को अपनाना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है किसान को ये पता नहीं है। मैं फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें किसानों को पता है। जो हम बोलते हैं जाके गांव में, उनको सब पता है, लेकिन आज का जमाना तो रेडीमेड का है ना। बिल्कुल। आज का बच्चा जो ना शादी में जाता है तो शाम को दुकान पर जीन्स खरीदता है और बारात में चला जाता है। इससे पहले क्या होता था कि दर्जी के यहाँ 15 दिन पहले कपड़े डाले जाते थे कि देखो भैया हमारे बच्चे की शादी है, कपड़े सिलो। सिलने के बाद फिर वो पहन के जाता था। आज तो बाजार में जाता है वो जो ना कहीं चलो वहीं से खरीदने, ग्वालियर बारात जा रही ना तो वहीं जो ना शोरूम से खरीद लेंगे और बारात में शामिल हो जाएंगे। तो ऐसी रेडीमेड का जमाना के चलो एक कट्टा जो ना खाद का ले आते हैं और खेत में डाल देते हैं। क्या करना, घूरे की खाद डाल के और खाद बना के हमें। तो ये एक्चुअली जो ना जो हमारी पुरातन खेती है, जो ट्रेडिशनल खेती है, उसका अपना एक अलग महत्व है। और मुझे लगता है कि यदि हमें अपनी जमीन को स्वस्थ रखना होगा तो हमें ट्रेडिशनल खेती पे, हमें जो ना पारंपरिक खेती पे आना ही पड़ेगा। इसलिए जो ना ये PKVY जो योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना, इसका उद्देश्य ही है। तो सर जैसे कि अभी आपने बात की, जो बातें बताई, उनसे 2 सवाल मेरे मन में आ रहे हैं। तो पहला सर ये कि आपने बोला कि एक खेत में सारी चीजें होना चाहिए, फल भी होना चाहिए, फूल भी होना चाहिए, क्रॉप्स भी होनी चाहिए। बिल्कुल। सो सर अगर क्या एक, जैसे कि कई बार सुना है मैंने किसी व्यक्ति से, मैं नाम तो मुझे याद नहीं, बट कहते हैं कि खेत में ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, इकट्ठे सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, या फिर हमारे खेत की मिट्टी उस चीज के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऐसे में अगर ना हो, मतलब कितना जरूरी होता है मिट्टी का फसल के लिए उपयुक्त होना? क्योंकि अगर कोई वर्सेटाइलिटी यूज करता है अपने खेत में तो क्या क्या वो ग्रो कर सकता है? देखिए, ग्वालियर जिले में मुझे नहीं लगता कि किसी भी ब्लॉक में या किसी भी गांव में ऐसी जमीन है कि जिसमें जो ना कोई फसल ऐसी है पर्टिकुलर जो उग नहीं सकती जी। यहाँ पे सॉइल जो है ना बहुत अच्छी है, मिट्टी बहुत अच्छी है, इरिगेशन के साधन भी बहुत अच्छे, कैनाल एरिया है, हर चीज का पानी सब जगह अवेलेबल है। फिर जो है ना किसानों ने अपने ट्यूबवेल भी लगा रखे हैं। मुरार का जो एरिया है उसमें मैक्सिमम किसानों के यहाँ ट्यूबवेल है, सिंचाई का साधन है, और किसान कर भी रहे, पर जिस मात्रा में होना चाहिए उस मात्रा में नहीं हो रहा है। कोई भी फ्रूट्स हो, अब जैसे मैं अमरूद की बात कर रहा था, मैं आम की बात करूंगी, तो ये कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, फल ऐसे हैं कि आप किसी भी सॉइल में लगा दो, थोड़ा सा जो है ना मेंटेनेंस की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, और ये जो ना जो पौधे हैं वो अच्छे फल देते हैं। अब मैं अपनी यदि बात करूँ, यदि आपके पास समय है तो, मैं ग्वालियर में 2007 से रह रहा हूँ, दीनदयाल नगर में जी। और मैंने अपने घर के सामने एक सौंजना का पेड़ लगाया, मुनगा जिसको बोलते हैं, लगाया तो बड़ा हुआ वो, और इसके बाद उसमें फ्रूटिंग हुई शुरू। तो ये स्थिति हुई कि स्टार्टिंग में तो जब उसमें कम फल लगते थे तो मैं किसी को तोड़ने नहीं देता था, मैं लड़ जाता था
कि नहीं, मैं ये तो मेरे लिए है, मैंने डिवाइडर पे लगा रखा था उसको, तो लोग कहते थे ये तो डिवाइडर है, ये तो सरकार की जगह है, आपने पेड़ लगाया तो क्या हुआ, खाऊंगा मैं भी, अब उनसे लड़ाई कौन करे, भैया खाइए। लेकिन अब उसमें इतने फल आते हैं कि मैं किसी को मना नहीं करता, पूरा मोहल्ला खाता है। आशा ये है कि यदि किसान अपनी मेड़ पे सोंजना लगा दे, अब उसमें जो ना कोई केयर की जरूरत नहीं है, मैंने कभी केयर नहीं की उसकी, कभी पानी नहीं डाला, कभी खाद नहीं डाला जी क्योंकि जो ना ये जो पौधे होते हैं ना, जो प्लांट होते हैं जी वो जो है ना अपने आप सरवाइव करते हैं, उनमें बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत होती नहीं है। एक सोंजना का पेड़ एक सीजन में मैं समझता हूँ कि 2-3 कुंटल फली देता है। सोंजना की फली यदि आप मार्केट में जाएंगे तो 50 रुपए किलो से कम कभी नहीं बिकती, 50 रुपए किलो से कम कभी नहीं बिकती। और यदि आप उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें तो उसकी पत्ती, उसकी फली, उसके फूल, आप लोग हमेशा सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे, आजकल यूट्यूब पे भी वीडियो डले हैं उसके सोंजना के, इतना जो ना इतना वो उपयोगी है स्वास्थ्य के लिए। महिलाओं में यदि जो ना आयरन की कमी है, बताते हैं कि जो ना न्यूट्रिएंट की कमी है, तो सोंजना की फली खाइए, आप पत्ते खाइए, फूल खाइए, तो आपका जो ना जो पोषण की वैल्यू है। बल्कि महिला बाल विकास तो इसके जो ना पौधे वितरित कर रहा था जी कि जो ना सोंजना को आप लगाइए, कुपोषण को दूर करिए, एक अभियान चला था। तो यदि ये पौधा किसान अपनी मेड़ पे लगा ले तो मैं समझता हूँ कि उसको जो ना 5,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होगी, ये मेरी गारंटी है। जी अमरूद का पौधा है जिसको हम लोग जाम फल कहते हैं, किसी भी क्लाइमेट में, किसी भी जमीन में, किसी भी किस तरह की जमीन में यदि आप लगा दीजिए तो ये फल आपको देगा, और बिना किसी केयर के। अब इसका भी उदाहरण मैं दूं, ग्वालियर 27 मैंने पौधा एक अपने घर में लगाया, आगे जो ना रोड पे मैंने पार्किंग जाली में, और वो जो ना 3 साल में उसमें फल देना शुरू हुए, इतना इतना बड़ा फल आता है उसका, और पूरे मोहल्ले को मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। मैं 2 प्राणी हूँ, पति पत्नी, मैं तो खा नहीं पाता हूँ, तो पूरे मोहल्ले को मैं खिलाता हूँ, बच्चों को काट काट के खिलाता हूँ। और वो ग्वालियर 27 यहीं की वैरायटी है, अपने ग्वालियर एग्रीकल्चर कॉलेज ने निकाली है उसको, वो वैरायटी। यदि वो वैरायटी या फिर कोई अन्य वैरायटी, अमरूद के यदि पौधा, अमरूद के 10 पौधे यदि किसान लगाता है और उसके यहाँ जो ना अमरूद यदि आता है तो उसके एटलीस्ट उसके जो ना परिवार के लिए तो होगा। अब परिवार को भी यदि वो बाजार से खरीद के लाता है तो अल्टीमेटली खर्चा तो होता है ना जी, वो पैसा बचेगा ना जी। दोनों चीजें हैं ना। आप जो ना आप कृषि से इनकम को बढ़ाइए, प्लस आप जो ना अपने खर्चे को कम करिए, और यदि खर्चे को कम करेंगे तो आपका जो ना आपकी आय वैसे ही बढ़ जाएगी। तो अमरूद हुआ, आंवला हुआ, सोंजना हुआ या अन्य कोई फसल हुआ, तो ये जो ना आसानी से मैं समझता हूँ यहाँ ग्वालियर में की जा सकती है, और बहुत किसान कर भी रहे हैं। फ्लावर की कल्टीवेशन है, फूलों की खेती है, बहुत अच्छा स्कोप है। आप दिवाली के समय देखना, एक गेंदा की जो माला होती है ना वो 50 रुपए की मिलती है, उसमें 10 फूल लगे होते हैं, और वो फूल जो ना 70 रुपए किलो बिकता है, 100 रुपए किलो बिकता है। जिस किसान ने, मैं बनवार की तरफ एक बार गया था, किसानों ने गेंदा की खेती कर रखी थी, बड़ा अच्छा उनको मुनाफा हुआ। आप जो ना गिरवाई में, यहाँ ग्वालियर के पास गिरवाई में चले जाइए, बड़ी अच्छी फूलों की खेती किसान कर रहे हैं और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। आप भयापुरा में चले जाइए, सारे किसान गुलाब की खेती कर रहे हैं, और लक्ष्मीगंज में सवेरे गुलाब भयापुरा का आता है। तो जब तक आप जो ना ये सारी चीजें अपनी खेती में नहीं करोगे, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन, उद्यानिकी में आपका फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, इवन जो ना जो मधुमक्खी पालन, मशरूम का उत्पादन, ये सारी चीजें आप जब तक ऐड नहीं करोगे ना तब तक आपकी आय दुगनी नहीं होगी। ये तो किसान को सोचना पड़ेगा। अब चूंकि आपको लगता है कि हमें मेहनत ना करना पड़े, हमें परिश्रम ना करना पड़े, तो खेती तो उसी की है जो खेत पे रहता है। जो खेत पे जिसने घर बना लिया उसकी खेती अच्छी होगी। यदि आप शहर में रह रहे हो और गांव में खेती है तो नहीं होगी खेती, बिल्कुल नहीं होगी, और फिर तुम किसान भी नहीं हो। किसान की परिभाषा तो यही है कि आप खेत पे रहो और जो ना 24 घंटे आप जो ना खेत में मगन रहो, खेती में मगन रहो। मैं इससे पहले यहाँ मोहना के पास एक फार्म है महुआ खेड़ा, वहाँ पे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, छत्तीसगढ़ से ट्रांसफर होके आया, वहाँ मेरी पोस्टिंग कर दी जंगल में। उस समय जो ना डकैतों का भी आतंक था। मैंने देखा, मैं वहाँ अफसरी मैंने छोड़ दी, मैं किसान बन गया वहाँ जाके, और मैं जो ना 3 किलोमीटर तो पैदल चलता था रोज। जो नेशनल हाईवे है आपका मोहना वाला, उससे जो ना सेसारी तक मैं पैदल जाता था 3 किलोमीटर, फार्म पे पहुंचता था, और फिर मैं 3 चक्कर फार्म के लगाता था। 180 हेक्टेयर का फार्म है ना। तो जो ये जो मेरा पेट था ना वो खत्म हो गया था,
और मैं बिल्कुल दुबला पतला हो गया था, मैं रोज घूमता था और किसान बन गया, गमछा लगा के सिर में। कोई ये नहीं कहता था कि ये फार्म मैनेजर है, कोई ये नहीं कहता था कि ये क्लास 2 है, ये कहते थे ये किसान पक्का बन गया है यहाँ के। और हमने प्रोडक्शन भी दिया वहाँ, मतलब किसानों के लिए मैंने बीज पैदा किया, बहुत अच्छा बीज पैदा किया। और जो ना हमने वहाँ पे एक जो ना जो गाय जो घूमती थी ना हमारे फार्म में नुकसान करती थी, आवारा गाय, उनको मैंने किसानों से दान पत्र लिखवा के, मैंने कहा तुम दान पत्र लिखो, हमको दान कर दो। हमने उनसे दान पत्र लिखवाया और गाय को वहाँ इकट्ठा किया और हमने एक जो ना ड्राई डेयरी बनाई, वहाँ पे ड्राई डेयरी बनाई। और उनके जो ना दूध से थोड़ा बहुत दूध होता था, उससे हमने जो है ना मटका खाद बनाई, मट्ठे की खाद बनाई। और हमने धान में कीड़ा बीमारी को नियंत्रित किया उससे, उन गाय के जो ना उससे किससे दूध से मट्ठा बना के। गाय के मूत्र से हमने कीड़ों का नियंत्रण किया, गाय के पेशाब से धूप में रख करके। ये ट्रेडिशनल जो ना चीजें हैं जो कि हमारे पूर्वज करते थे, उसमें पेस्टिसाइड नहीं चलता था। तो ये सारी चीजें हमने करी और करने के बाद हमने अफसरों को दिखाया कि देखिए जो ना मैंने ये किया है। और वो गाय आज भी वहाँ महुआ खेड़ा फार्म पे है, ड्राई डेयरी। फिर हमने ऊर्जा विकास निगम से वहाँ एक बायोगैस प्लांट भी लगवाया, हालांकि वो सक्सेस नहीं हो पाया, इसलिए कि वो गाय से जो गोबर होगा उससे हम जो ना गोबर गैस प्लांट लगाएंगे और उससे एनर्जी जनरेट करेंगे जी। और जो ना सारे फार्म पे हम लाइट जलाएंगे उससे। तो ये सारी चीजें हमने करी। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि पशुपालन और खेती, पशुपालन और फसल उत्पादन, जब तक जो ना इनमें आपस में बैलेंस नहीं होगा ना, तब तक हमारी खेती अच्छी हो ही नहीं सकती। और आप देखिएगा अगर यही स्थिति रही तो 15-20 साल में डबरा और भितरवार की जो जमीन है ना, जो खेत है जी, बंजर हो जाएंगे, बंजर। ये मेरा चैलेंज है यदि ऐसी खेती होती रही तो, क्योंकि इतना फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, इतना जो ना पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, धान की खेती में इतनी दवाई डाल रहे हैं कि सारा का सारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, मिट्टी प्रदूषित हो रही है। और मिट्टी जो ना, अब उसमें जब तक आप खाद डालते रहोगे ना, एक स्थिति ऐसी आएगी कि खाद डालने के बाद भी उसमें कुछ नहीं होगा, बंजर हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक मैटर को डालना खेती में तो बहुत ही आवश्यक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो खेती में आवश्यक हैं, जिनको हमें किसान भाइयों को समझना होगा, समझाना होगा, तभी इसमें जो ना खेती में कुछ सुधार होगा। जी सर, एक मैं ज्वलंत मुद्दा और आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। कई बार हमने देखा होगा, चाहे हम सिटी की बात करें, गांव की बात करें, जैसे कि अभी आपने बात किया था गोबर का, लोग लेते हैं और फेंक देते हैं, उसे समझते नहीं। आपसे जानना चाहूंगी सही निस्तारण प्रक्रिया क्या है और कैसे गोबर हमारे यूज का हो सकता है? देखिए, गोबर जो ना, चाहे गाय का हो, गौवंश का हो या भैंस वंश का हो जी, गोबर में न्यूट्रिएंट तो होते हैं, पोषक तत्व तो होते ही जी। सवाल ये है ना कि उसको किस अवस्था में खेत में पहुंचाया जाए, बस इतनी सी बात है जी। गोबर तो अनमोल है, गोबर को कहते हैं ना कि वो गोबर हो, आदमी से भी कोई कहे तुम तो गोबर हो, बिल्कुल, है ना। लेकिन वास्तव में गोबर का यदि रूप बदल दिया जाए तो फिर वो अमृत हो जाता है, फिर वो खाद बन जाता है। तो गोबर से जो ना, आप जो ना गोबर को यदि हम अच्छे से सड़ा दें, करीब उसको जो ना करीब 40-45 दिन जी, यदि हम उसको सड़ा दें, कच्चा गोबर तो नुकसान करता है क्योंकि वो जो ना उसमें मीथेन निकलती है, जो भी है, दीमक वगैरह भी लग सकती है खेत में। तो इसलिए जो ना आपने देखा होगा जब किसान घूरा डालता है ना और अच्छा सड़ा हुआ गोबर नहीं होता, खाद नहीं होती, तो खेत में दीमक लग जाती है। तो गोबर को अच्छे से सड़ा के और यदि हम खेत में डालते हैं तो उसको कहते हैं गोबर की खाद, FYM, उसमें न्यूट्रिएंट रहते हैं प्रॉपर। दूसरा तरीका यह है कि गोबर का यूज हम वर्मी कंपोस्ट के रूप में भी कर सकते हैं, केंचुआ खाद। अब केंचुआ खाद में भी गोबर का यूज होता है, पौधों का पत्तों का यूज होता है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है उसका उपयोग होता है, कुछ मिट्टी का भी उपयोग होता है। तो केंचुआ खाद भी तैयार गोबर से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ना मैंने देखा है कि शहरी क्षेत्र में बहुत सारी डेयरी है, वहाँ पे बहुत सारा गोबर निकलता है, तो वो भी रोड के किनारे डंप करते हैं डेयरी वाले। हालांकि वो तरीका सही नहीं है, पॉल्यूशन भी होता है। और फिर जो ना जब उसको जो ना खेत में ले जाते हैं तो अनावश्यक जो ना वो दीमक वगैरह का प्रकोप भी होता है। एक्चुअली व्यवस्था ये है कि यदि आपके पास कोई साधन नहीं है तो जहाँ आप डाल रहे हैं ना, वहाँ 3 फीट गहरा गड्ढा खोद दो जी। घूरे का मैनेजमेंट भी हम लोग ऐसे किसानों को बताते हैं कि आप यहाँ डाल रहे हो पूरा, ठीक है, अच्छी बात है, आप डालिए। क्योंकि हम लोग जब गाँव में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले घूरे के दर्शन होते हैं, है ना। और घूरे के दर्शन होते हैं तो वहाँ और भी चीजें होती हैं, बाल बच्चे जो है ना, छोटे छोटे बच्चे जो ना कुछ अपना जो ना फ्रेश भी हो लेते हैं, वहीं गंदगी भी रहती है। मैंने ये देखा है गाँव में। किसानों को मैं ये समझाता हूँ कि तुम डालते हो भैया, अच्छी बात है, यहाँ डालो,
पर यहाँ गड्ढा खोद दो, 3 फीट का गड्ढा खोद दो। लंबा जो है ना, मतलब 3 फीट से गहरा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें आप। लंबा आप कितना भी कर दो, जितनी आपके पास स्पेस है जी। और उसको 2 भागों में बांट दो। 2 पार्ट में बीच में एक दीवार रखो, गड्ढे को खोद के एक साइड का भरना शुरू कर दो। जो भी जो है उसके जानवरों के नीचे का बिछावन हो, गोबर हो, कूड़ा हो, कचरा हो, पॉलीथीन ना हो, कंकड़ वंकड़ ना हो, एक साइड का आप भरना शुरू कर दो। भरते जाओ, डालते जाओ उसमें कचरा। और यदि आपको लगता है कि ये पूरा भर गया और इसमें जो ना आपको लगता है कि थोड़ा सा पानी की कमी है, तो थोड़ा सा पानी भी डाल दो उसमें, ताकि उसमें जो ना जो भी मटेरियल है वो डिकम्पोज हो जाए। इतना सा करना है कि वो पूरा भर जाए, तो उसको मिट्टी से ढक दो, बस बंद कर दो उसको। इसके बाद दूसरा जो पोर्शन आपका है उसमें डालना शुरू कर दो। जब तक ये दूसरा पोर्शन भरेगा, ऊपर तक आएगा, इसको भी बंद कर दो। ये कंप्लीट होगा ना, तो ये वाला आपका पक जाएगा। इससे निकाल लीजिए खाद और खेत में डालिए। ये खाली हो गया ना जी, इसको भरना शुरू कर दीजिए। फिर वो वाला ये जो ना पक जाएगा। जब तक ये जो ना आप करेंगे, जब तो आपको जो ना वर्ष भर तो खाद मिलेगी गोबर की, और गोबर का जो ना मैनेजमेंट भी प्रॉपर होगा और बढ़िया किस्म की आपको खाद मिलेगी, और जो पॉल्यूशन होता है ना वो भी बचेगा। और एक चीज और मैं बताऊं, किसान भाई सामान्य तौर पे क्या करते हैं, गोबर की खाद डालते हैं खेत में जगह जगह जी, ऐसे ऐसे ढेरी बनाते हैं मई जून में जी। आपने कभी देखा हो, गांव में कभी गए हो तो मई जून में किसान क्या करता है, ट्रॉली में भरी खाद को ले गया खेत में और जगह जगह उसने जो है ना वो बना के हाँ और डाल दिया। मई जून में यहाँ ग्वालियर में 45 डिग्री 47 48 टेम्परेचर होता है ना। वो जो है जल गया, अब उसमें न्यूट्रिएंट कहाँ से बचे, कहीं नहीं बचे, बिल्कुल, है ना, खत्म हो गया जी। फिर उसको क्या करते हैं, जब पहली बारिश होती है तो किसान उसको खेत में फैलाता है, वो फैलाता है, लेकिन होता उसमें कुछ नहीं, वो न्यूट्रिएंट तो खत्म हो गए। करना ये चाहिए कि आप उसको जो है ना, आप गर्मियों में मत डालो। आप जब फर्स्ट रेंज होने वाली है, आपको लगता है बादल होने लगे जी, आप जो है ना गड्ढे से निकालो खाद को और फील्ड में जाके, खेत में जाके उसके कोने में एक जगह डंप कर दो। जिसमें आप खेत की प्रिपरेशन करते हो, जिसमें खेत की तैयारी करते हो, फर्स्ट प्लानिंग करते हो, उस समय फैलाओ उसको और फिर खेत में दबा दो जी। तो उसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो प्रॉपर जो ना आपके खेत में रहेंगे, फसल को मिलेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जो हमें समझने की जरूरत है, हमारे किसान भाइयों को समझने की जरूरत है। तब जो है ना हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जो हमारी सॉइल की जो हेल्थ है वो सुधरेगी एक्चुअली। तो सर आज आपसे बात करके बड़ा मजा आया। मतलब ऐसी ऐसी चीजें शायद जो हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, वो आपके काम की बहुत जरूरी है और वो आपके पैसे भी बचा रही है। आपको किसी तरीके के पेस्टिसाइड्स यूज करने की जरूरत नहीं है, कोई फर्टिलाइजर आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। और ये सारी जो चेंज है वो वही चीजों से जो एक्चुअल में आपके पास है। आपको कुछ खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। तो सर आज आपसे बात करके वाकई में बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीजें आज मेरे साथ साथ पूरे ग्वालियर ने जानी। आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की। सर जाते जाते ग्वालियर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर वासियों से मेरा यही आग्रह रहेगा, मेरा निवेदन रहेगा कि ग्वालियर शहर बहुत अच्छा शहर है, हिस्टोरिकल शहर है। अब तो जो ना म्यूजिक सिटी भी हो गई जी, है ना, तो निश्चित रूप से जो ना बहुत ही विविधता है इस ग्वालियर में। और मैं ग्वालियर का निवासी हूँ, इस पे मुझे गर्व है। ग्वालियर में मैं रह रहा हूँ, मुझे जो है ना गर्व है। पर ग्वालियर निवासियों को ये ध्यान देने की जरूरत है कि धीरे धीरे हमारे शहर में अब पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। हमारे शहर में अंदर जो है ना डेयरियाँ भी हैं, डेयरीज भी हैं, तो उनसे जो गोबर है होता निकलता, उसका थोड़ा सा बेटर मैनेजमेंट करें और उसको जो है ना खुले में ना डालें। और यदि वो अच्छी खाद बनाते हैं तो निश्चित रूप से उससे उनको लाभ ही होगा, क्योंकि नर्सरी के लोग उसको यूज़ करेंगे, ले जाएंगे। दूसरा जो ना ये है कि शहर के आसपास बहुत सारे जो ना जो हमारे वार्ड हैं वो नगर निगम एरिया में आ गए हैं, पर वहाँ अभी भी किसान हमारे खेती कर रहे हैं जी। तो वहाँ पे भी मैं किसानों को यही आग्रह करूँगा कि वो प्राकृतिक कृषि की पद्धतियों को अपनाएं, पेस्टिसाइड का उपयोग कम से कम करें, नरवाई न जलाएं, बिल्कुल नरवाई का प्रबंधन करें जैसे मैंने बताया। और आजकल तो जो ना अब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, यदि किसान सोचेगा किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है। यूट्यूब पे देखो, क्लिक करो तो आपको सारी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। इंटरनेट पे सर्च करो तो सारी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। RS साकेवार, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जो ना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ग्वालियर को स्वच्छ बनाइए और ग्वालियर की जनता को स्वस्थ बनाइए और मिलेट जो हैं उनको अपने भोजन में शामिल करिए। यही मेरी जो ना यही मेरा मैसेज है और मेरी यही प्रार्थना है ग्वालियर वासियों के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और हमें गर्व है कि आपके नेतृत्व में कृषि विभाग के माध्यम से ग्वालियर वासियों को आपका सानिध्य और नेतृत्व मिल रहा है और ऐसे ही मिलता रहे, इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।